अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के लेक्चर में वेलकम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटर मिसयूज़ एंड द क्रिमिनल लॉ। आपको पता है कि जो कंप्यूटर साइंसेस की जो फील्ड है, इसमें जब से ये ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट आया है, मोस्टली कंपनीज का जो डेटा है, जो रिसोर्सेज हैं, वो अब ओपन एक्सेस पे हैं। ओपन एक्सेस का मतलब कि रिमोटली एक्सेस हो रहे हैं, एक साइड से सेंड हो रहा है डेटा, दूसरी साइड से रिसीव हो रहा है। तो दरमियान में कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडियम मौजूद है जो कि वल्नरेबल है। इसका मतलब ये कि वो एक वीक पॉइंट है हैकर्स के लिए कि वो उस वीक पॉइंट से फ़ायदा उठाते हैं और जो दरमियान में कम्युनिकेशन मीडियम है वहाँ से डाटा को स्टील करने की कोशिश करते हैं या अनऑथराइज तरीके से गेट करने की या एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, और वो इसमें कामयाब भी होते हैं। और दुनिया में ऐसे सैकड़ों वाक़यात डेली होते हैं जिसमें करोड़ों अरबों डॉलर्स का जो है वो नुकसान होता है डिफरेंट कंपनीज को, क्योंकि हैकर्स जो हैं वो अनइंटेंशनल जो उनका नेगेटिव जो पर्पसेस हैं उनके लिए वो इस डाटे को दरमियान में से इंटरसेप्ट करते हैं। वो डाटा जो है वो कोई सेल परचेज का हो सकता है, कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा हो सकता है, इसके अलावा किसी कंपनी के या किसी बैंक की जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है वो हो सकती है। क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग है आजकल, तमाम बैंक्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं एक सेंट्रल नेटवर्क के थ्रू, जैसे वन लिंक जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर बहुत सारे जो बैंक्स हैं या उनकी ब्रांचेस हैं वो वन लिंक के साथ अटैच हैं। वन लिंक सेंट्रल एक लिंक है तमाम बैंक के दरमियान, जहाँ से डाटा की जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो उस लिंक के थ्रू होती हैं। और इस लिंक तक अगर किसी रसाई हो तो फिर वो हैकर या कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो एक्सेस ले सकता है अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन की, पिन कोड या जो इस तरह के पासवर्ड्स हैं वो हैक हो सकते हैं। ऐसे वाक़यात बहुत सारी दुनिया में डेली बेसिस पे होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि ये कंप्यूटर का मिसयूज़ जो है वो किस तरह से होता है और इसके लिए कौन से लॉस मौजूद हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं क्लाइंट को या कस्टमर को। There are undoubtedly many crimes and misuses of computing systems which are not reported to the authorities. बहुत सारी दुनिया में ऐसे क्राइम्स होते हैं या ऐसे इश्यूज राइज होते हैं हैकिंग के जो रेफरेंस से कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिपोर्ट नहीं होती। बहुत सारे लोग जो हैं उनको अंदाज़ा भी नहीं होता समटाइम कि उनके साथ जो कोई फ्रॉड या इस तरह की चीज़ मिसहैप हो गई है, लेकिन अगर कोई बड़ा नुकसान है तो फ़ौरन आइडिया हो जाएगा। मिसाल के तौर पे किसी के अकाउंट से अगर जस्ट 100 रुपीज़ निकल जाएं तो शायद उसको पता ना चले, लेकिन अगर 1000 या इससे ज़्यादा निकलेंगे तो हो सकता है उसको फौरी आइडिया हो जाए कि मेरी जो बैलेंस है वो कम हो गया है। लेकिन अगर एक हैकर है उसके पास कुछ सैकड़ों या हज़ारों कस्टमर्स के, क्लाइंट्स के या अकाउंट होल्डर्स का डाटा है, तो सब में से थोड़े थोड़े पैसे निकालना शुरू कर दे डेली बेसिस पे, तो शायद उनको आइडिया नहीं होगा इस चीज़ का। लेकिन कलेक्टिवली अगर देखें तो वो एक बड़ी अमाउंट बन जाती है उसके लिए, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन इशू ये है कि जब पता नहीं चलेगा तो वो रिपोर्ट भी नहीं करेगा कोई बंदा इस फ्रॉड को। इन पैरेलल विद इंक्रीज इन कंप्यूटर यूज ऑफ ऑल kind of functions in businesses and commerce, there has been an increase in computer crimes. जैसे जैसे businesses grow कर रहे हैं, communication grow कर रही है, expand हो रही है, जो communication devices जो हैं वो उनका जो फंक्शनैलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल वाईफाई राउटर है तो आपको पता है उसकी रेंज जो है वो डेली रिसर्चेज जो आ रही हैं उसकी बना पे उसकी जो रेंज है वो इंक्रीज़ पहले से भी इंक्रीज़ होती जा रही है। फॉर एग्जांपल वो चंद मीटर से अब जो है एक्सपेंड करते करते बढ़ रही है। जैसे जैसे उसका जो रेंज है बढ़ती जा रही है, उसका दायराकार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी रेंज के अंदर जो लोग हैं वो भी आते जा रहे हैं। वो लोग बढ़ेंगे तो फिर जो उसकी एक्सेस का मसला है वो भी बढ़ेगा उसी तरीके से। बिजनेस जो हैं वो एक्सपैंड करना मजबूरी है बिजनेस मैनेजमेंट की या बिजनेस मैनेजर्स की या बिजनेस ओनर्स जो हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इस तरह के थ्रेट्स हैं वो भी उनको फेस करना पड़ रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे कमीशंस, लॉज, एक्ट्स मौजूद हैं जो कि कोशिश करते हैं कि जो एजेंसियां हैं उनके थ्रू जो कस्टमर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए या उनके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाए। अब रिसोर्सेज में उनके हार्डवेयर भी हो सकते हैं, उनका डाटा हो सकता है, उनकी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, तमाम चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। एक हैकर जो जब अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ले लेता है आपके सिस्टम तक, तो फिर 3 चीज़ें तो डायरेक्टली हिट लिस्ट पे होती हैं। एक आपका सिस्टम,
यानी कि एज ए हार्डवेयर आप ले लें, दूसरा आपके सिस्टम के अंदर एप्लीकेशंस जो मौजूद हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं वो हैं, और तीसरे नंबर पे आपका डेटा। अब ये डिपेंड करता है कि तीनों में से आपके लिए कौन सी चीज़ अहम है। अगर ऑर्गेनाइजेशन है कोई बड़ी, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल एक सिस्टम या लैपटॉप की शायद इतनी वैल्यू ना हो जितनी उसके डेटे की होगी। डेटा जो है ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बैंक है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बच्चों का रिजल्ट्स मौजूद हैं, या कोई इंश्योरेंस कंपनी है जहाँ पे उसके जो क्लाइंट्स हैं उनका डेटा है, तो ऐसी सूरत में फिर जो डेटा है वो हार्डवेयर से ज़्यादा अहमियत रखता है। रिसर्च ये कहती है कि जो मौजूदा इस वक्त कवानीन हैं इन क्राइम्स को टैकल करने के लिए वो सफिशेंट हैं, वो इनफ हैं, उनके साथ उनकी मदद से इन क्राइम्स को डील किया जा सकता है। लेकिन इशू ये है कि जो हैकर्स हैं वो इतने कमाल तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज़, कि समटाइम्स जो उनका टारगेट है, जो विक्टिम है उनका, या जो शिकार है, उसको आइडिया नहीं होता कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया है। और अगर हो गया है तो समटाइम कई लोग जो हैं वो माइनर जो उनका नुकसान है उसकी वजह से रिपोर्ट ही नहीं करते उन चीज़ों को। ये डिपेंड करता है कि बंदा जो है उसका लॉस किस नेचर का हुआ है। तो इशू ये है कि जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे क्राइम्स भी ग्रो कर रहे हैं। कैटेगरीज ऑफ मिसयूज, ये जो कंप्यूटर क्राइम्स हैं, मिसयूजेस हैं, इनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, किस तरह के हो सकते हैं, इसके लिए कंप्यूटर मिसयूज एक्ट 1990 मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल यूके की एग्जांपल लें तो वहाँ पे ये चीज़ें ऑलरेडी इन एक्शन हैं, इम्प्लीमेंटेड हैं। हमारे मुल्क में भी साइबर सिक्योरिटी लॉज एक्ट मौजूद है जो कि FIA उसको डील करती है। अगर कोई भी इशू हो आपको साइबर क्राइम्स के हवाले से या कंप्यूटर मिसयूज़ का, तो आप FIA की मदद से इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं और वो आपके इशू को देखेंगे। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल कंप्यूटर मिसयूजेस हो सकते हैं या होते हैं। सबसे पहली चीज़ कंप्यूटर फ्रॉड, जो ऑनलाइन कोई भी किसी भी तरीके से अनऑथराइज तरीके से कोई बंदा आपके डेटे तक, आपके सिस्टम तक एक्सेस ले ले और फिर उसको किसी जनरल, किसी नेगेटिव पर्पस के लिए उसको यूज़ करे। ईवस्टॉपिंग ऑन अ कंप्यूटर एक और कैटेगरी है। इसका मतलब यह है कि आप सीक्रेटली किसी की इंफॉर्मेशन सुनते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप एक्सेस कैसे लेते हैं उसकी। अब ये सेलफोन की भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर दो सेलफोन पे बंदे बात कर रहे हैं तो दरमियान में जो है वो नेटवर्क मौजूद है उस सेलुलर कंपनी का, तो आप उस जो नेटवर्क है उसको इंटरसेप्ट करके या उसको हैक करके दरमियान में से उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गेट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अनऑथराइज्ड अल्टरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर तक एक्सेस लेके तो उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना या डिस्ट्रॉय करना, ये भी एक नेगेटिव एक्टिविटी है जो कि हैकर्स परफॉर्म करते हैं और यकीनन उनका कोई ना कोई इसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है। डिनाइंग एक्सेस टू एन ऑथराइज्ड यूजर, समटाइम होता है कि मेरा लॉगिन पासवर्ड किसी सिस्टम पे बना हुआ है और मैं उसको यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पे या जैसे ही मुझे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अचानक मैंने एक दिन लॉगिन करने की कोशिश की तो आगे से मैसेज आया कि नहीं, आप जो हैं वो ऑथराइज यूज़र ही नहीं है, आपका इनवैलिड यूज़र पासवर्ड आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर इसका मतलब है पॉसिबिलिटी है कि कोई नेगेटिव एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। ऐसा पॉसिबल है कि किसी अनऑथराइज यूज़र ने उसकी एक्सेस लेके तो मुझे जो है उसको अनऑथराइज कर दिया वहाँ से। अब सिस्टम जो है वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है जबकि मैं उनका लेजिटिमेट या लीगल यूज़र हूँ, लेकिन अब क्योंकि नेगेटिव एक्टिविटी परफॉर्म हो गई है उस सिस्टम पे तो लिहाजा मैं अब उस सिस्टम की एक्सेस नहीं ले सकता। द ऑथराइज्ड रिमूवल ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर, मैं एक सिस्टम का ऑथराइज यूज़र हूँ, मेरे लिए इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कोई डाटा मैंने रखा हुआ है जो मेरी एक्सेस में है, डिफरेंट लोगों के और भी लॉगिन होंगे, उनका भी डाटा होगा, तो ऐसा पॉसिबल है कि बंदा जो है लॉगिन करके या उस सिस्टम की एक्सेस लेके मुझे उसके लिए अनऑथराइज यूज़र के तौर पे कंसिडर करे और मैं जब भी अपने डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो वो मुझसे कहे कि नहीं, आप जो है इस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते या आप अनऑथराइज हैं इसके लिए या अननोन यूज़र हैं आप। इस तरह की कोई भी मैसेज या कोई भी इंस्ट्रक्शन मुझे मिलेगी और फिर मेरे लिए अपना ही डाटा एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा। हैकिंग एक और कैटेगरी है। हैकिंग में जो हैकर है या जो भी मलिशियस इंटेंशन के साथ जो भी बंदा काम करता है वो किसी भी अनऑथराइज तरीके से, अब ये बहुत सारे तरीके मौजूद हैं,
अगर आप हैकिंग या इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा जनरली सर्च करने की कोशिश करें, सर्फ करें नेट पे, तो हैकिंग के बेपनाह टाइप्स मौजूद हैं, उसके तरीकाकार मौजूद हैं। जो हैकर है वो आपके सिस्टम के अंदर कोई लूप होल को ढूंढता है, जिसको टेक्निकली वल्नरेबिलिटी कहते हैं कंप्यूटर साइंसेस की लैंग्वेज में। वो कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढता है, कोई कमजोरी आपके सिस्टम में कि कहाँ से मैं इस सिस्टम में एंटर हो सकता हूँ। अब वो आपका फ्रंट एंड हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन मीडियम हो सकता है, दरमियान में जो नेटवर्क मौजूद है जैसे इंटरनेट का कनेक्शन है किसी भी कंपनी का, साइबर नेट वगैरह का, वो नेटवर्क हो सकता है। इसके अलावा वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो शोल्डर सर्फिंग एक टाइप है, वो उसके थ्रू हो सकती शोल्डर सर्फिंग। ये मिसाल के तौर पे मैं एटीएम पे गया, एटीएम मशीन पे, और मैं अपना पिन कोड एंटर करने लगा हूँ, तो जो बंदा मेरे पीछे खड़ा होगा वो मेरे शोल्डर्स यानी मेरी बॉडी मूवमेंट के साथ अंदाजा लगाने की कोशिश करेगा कि मैंने क्या पिन कोड एंटर किया है। ये शोल्डर सर्फिंग है। इस तरह की बेपनाह और भी टाइप्स मौजूद हैं जो कि हैकर्स यूज करते हैं, और जैसे ही उनको एक्सेस मिल जाए तो फिर जो भी उनका ऑब्जेक्टिव हो, डाटा को डिलीट करना है, कॉपी करना है, जस्ट उसको मिसाल के तौर पे अल्टर करना है। ये डिपेंड करता है उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी पे कि वो कैसे उसको हम पहुंचाते हैं डाटा को। कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर, म्यूजिक एंड फिल्म्स एक्सेट्रा। बहुत सारे आपको पता है कि जो वेबसाइट्स हैं जो कि इस तरह की कॉपीराइटेड इंफॉर्मेशन रखती हैं, प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन रखती हैं, वो आपको ओपन एक्सेस नहीं देती, आपको पे करना पड़ता है या जो भी उनका तरीकाकार है उस पे चल के आप एक्सेस लेते हैं। लेकिन बहुत सारी थर्ड पार्टी ऐसी कंपनीज या ऐसी वेबसाइट्स या लोग मौजूद हैं जो कि आपको अनऑथराइज तरीके से उन रिसोर्सेज तक एक्सेस लेके देती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये जो है सॉफ्टवेयर जब आप लेते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर, तो उसके साथ उसका पैक अवेलेबल होता है जो कि उसको अनफोल्ड करने में या उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करने में आपकी मदद करता है। ईमेल एंड चैट रूम अब्यूजेस। इसके अलावा ईमेल और चैट रूम अब्यूज का मतलब कि बहुत सारी जो लोग हैं वो जस्ट फन के तौर पे भी इस तरह के काम करते हैं कि आपके चैट रूम के अंदर आपकी परमिशन के बगैर एंटर हो सकते हैं। ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे आपके फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट है और किसी एक बंदे को आपने एंटर नहीं किया हो, तो अचानक आप देखते हैं कि वो आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर मौजूद है, जबकि आपको अच्छी तरह याद होगा कि नहीं, मैंने इसको तो कभी परमिशन नहीं दिया, ऐड नहीं किया, इसको इनवाइट भी नहीं किया कभी, तो ये कैसे ऐड हो गया। ऐसा हो जाता है। लोग जो हैं वो अनऑथराइज तरीके से आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसके अंदर एंटर होके और फिर ये शो करने की कोशिश करते हैं कि वो आपके साथ लीगली अटैच हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आइडेंटिफाई एंड फाइनेंशियल अब्यूजेस। आइडेंटिफिकेशन किसी भी बंदे की लेके और फाइनेंशियल अब्यूजेस जो हैं वो करना। मिसाल के तौर पे आपका पिन कोड या क्रेडिट कार्ड है, आप ऑनलाइन कोई परचेज कर रहे हैं और परचेज के दौरान ही हैकर आपकी इंफॉर्मेशन पिन कोड जो है वो हैक कर ले और आपको पता भी ना चले और आपके जो पिन कोड या आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है उस पर शॉपिंग हो रही हो, और ऐसा होता है। ये सबसे कॉमन क्राइम्स में से है जो फाइनेंशियल अब्यूज है कि कोई बंदा जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन चोरी करके और आपके ही नाम से शॉपिंग कर रहा हो या ऑनलाइन परचेज कर रहा हो। इसके अलावा फ्रॉड एंड थेफ्ट है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन फ्रॉड भी करते हैं कि डिसीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है कि अक्सर वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आपको आता रहता है मैसेज कि आप कितने पैसे निकल आए और फलां नंबर पे कांटेक्ट करें। इस तरीके से फ्रॉड की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। इवन आपको ईमेल्स आती हैं बहुत सारी कंपनीज की तरफ से कि आपकी इतने पैसों की लॉटरी निकल आई है तो आप फलां हमारा नुमाइंदा है उससे रब्ता करने की कोशिश करें। ये एक और तरीकाकार है। इसके अलावा जो सबसे कॉमन जो तरीकाकारों जो और मेथड्स यूज़ होते हैं हैकिंग के या कंप्यूटर मिस यूज़ के, उनमें वायरसेस भी है। वायरसेस की भी फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं। वायरस ऐसा एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है जो कि कोई नेगेटिव एक्टिविटी परफॉर्म करता है। वायरस एक छोटा सा प्रोग्राम ही होता है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है बेसिकली, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो नेगेटिव होता है। आम सॉफ्टवेयर पॉजिटिव तरीके के लिए, पॉजिटिव किसी काम के लिए यूज होते हैं, जबकि वायरस जो हैं वो नेगेटिव एक्टिविटी के लिए यूज होते हैं। तो वायरसेस ढेर सारे मौजूद हैं। वॉर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्स हैं, सारा बहुत सारी कैटेगरीज की मौजूद हैं जिनका अपना अलग-अलग पर्पस या काम करने का तरीकाकार है। ये थी कुछ कैटेगरीज। नाउन कैटेगरीज कंप्यूटर मिसयूज की। कंप्यूटर मिसयूज जो है वो किन किन तरीकों से होता है। कंप्यूटर फ्रॉड जो है उसकी बहुत सारी जो
अभी हमने उसकी जो डिफरेंट टाइप्स देखी, इन टाइप्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। The Law Commission defined computer fraud as conduct which involves the manipulation of a computer or internet by whatever method in order dishonestly to obtain money, property or some other advantages of value or to cause loss। ये ऐसा एक एक्ट है कंप्यूटर फ्रॉड जिसमें आप अनऑथोराइज तरीके से किसी भी नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और आपका पर्पस होता है किसी की इंफॉर्मेशन को चोरी करना, प्रॉपर्टी को हथियाना या किसी भी और तरीके से मिसयूज करना इंफॉर्मेशन को। कंप्यूटर फ्रॉड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती हैं इसके जो नेगेटिव एक्ट्स हैं। सबसे पहली चीज इनपुट फ्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, इंटेंशनली एंटरिंग फॉल्स डेटा और अमेंडिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर। जानबूझ के आपको सही इंफॉर्मेशन पता है लेकिन आप गलत इंफॉर्मेशन ऐड करके उसको किसी नेगेटिव काम के लिए यूज करना चाहते हैं, ये इनपुट फ्रॉड की शक्ल है। दूसरी है आउटपुट फ्रॉड। आउटपुट फ्रॉड इन्वॉल्व्स स्टीलिंग और मिसयूजिंग सिस्टम आउटपुट। सिस्टम की कोई आउटपुट आई है, आप जो भी डाटा उसने जनरेट किया है आपके लिए, उस आउटपुट को आप किसी नेगेटिव एक्टिविटी के लिए यूज करना शुरू करते हैं। प्रोग्राम फ्रॉड इन्वॉल्व्स द डिसऑनेस्ट अल्टरेशन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। आप मिसाल के तौर पे आप प्रोग्रामर है, डेवलपर है और आप किसी बैंकिंग सिस्टम के जो टीम है जो डेवलप कर रही है, डेवलपमेंट टीम है, उसका हिस्सा है, तो आप जानबूझ के उस सॉफ्टवेयर उस एप्लीकेशन के अंदर ऐसा को फॉल्ट रख लें या ऐसी कोई क्लाइंट की मर्जी के बगैर कोई ऐसा चेक उसमें लगा दें जिसका आपको फायदा हो और उसका क्लाइंट को नुकसान हो। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि जो जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो सारी उसको सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहे हैं, उसके पीछे पूरे सिस्टम तो मौजूद हैं, लेकिन उन सिस्टम को बनाने वाला बंदा अगर छोटा सा उसमें चेक ऐसा लगा दे कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं उसके मिसाल के तौर पे 5 पैसे जो हैं हर ट्रांजैक्शन के वो मेरे अकाउंट में जाते जाएं। अब 5 पैसे किसी भी अकाउंट से अगर डिडक्ट होंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, इतनी माइनर सी डिडक्शन है। लेकिन पूरी दुनिया में जितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं या सिर्फ एक मुल्क की ट्रांजैक्शन ले लें आप, इतनी ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे होती हैं कि 5-5 पैसे करके भी वो इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि वो शुमार करना पॉसिबल नहीं है। तो जो प्रोग्राम फ्रॉड्स हैं उसमें इंटेंशनली को बंदा जो है वो अनएथिकल तरीके से कोई ऐसा फॉल्ट उसमें जानबूझ के रख दे जिससे उसकी नेगेटिव एक्टिविटी जो है वो शो होती हो। प्रिवेंटिंग मिसयूज। अब इन प्रॉब्लम्स से बचा कैसे जा सकता है या इसके लिए क्या लाहे अमल मौजूद है दुनिया के अंदर या हमारे मुल्कों के अंदर। सबसे पहली चीज द डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। पहला जो प्रिवेंशन का या उससे बचाव का पहला तरीका है डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये पूरा एक्ट एक कानून मौजूद है जो कि आपके डाटे को रेगुलेट करने में या उसकी जो ओनरशिप है वो आपके नाम होने में आपकी मदद करता है। अगर कोई डेटा है कोई भी चीज़, अब डाटा का मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल वर्ड की फाइल ही है, वो कोई डिज़ाइन हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई रिपोर्ट हो सकती है, मिसाल के तौर पे कोई फिल्म भी हो सकती है, इवन या सॉन्ग भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो डेटा किस फॉर्मेट में है। कोई पिक्चर भी हो सकती है या कोई मैप्स हो सकते हैं, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसके लिए डाटा प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है। दूसरी चीज़ कॉपीराइट लॉ है, सबसे मशहूर जो कानून जिसको हम भी आम डेली लाइफ में सुनते रहते हैं। कॉपीराइट का मतलब कि किसी भी चीज़ की ओनरशिप जो है वो किसी स्पेसिफिक कंपनी या बंदे के नाम पे होती है और वो उस बंदे या उस कंपनी की परमिशन के बगैर कोई भी दूसरा बंदा उसको पब्लिश नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, पब्लिक में पब्लिक में उसको बेच नहीं सकता। इस तरह की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं। अब ये जो कॉपीराइट है ये भी तमाम चीज़ों के साथ मुंसलिक हो सकते हैं। कोई मेडिसिन हो सकती है, कोई फिल्म हो सकती है या कोई भी ऐसा आपकी फॉर एग्जाम्पल बुक हो सकती है जो आपने पब्लिश की है, जो आपने लिखी है, आप उसके ऑथर हैं। तो कॉपीराइट लॉ जो है वो आपको इनेबल करता है कि आप भरपूर तरीके से अपनी चीज़ को डिफेंड कर सकें। तीसरे नंबर पे क्रिमिनल लॉज हैं। क्रिमिनल लॉज भी जो कंप्यूटर साइंसेस के जो मिस यूजेस हैं उनसे बचने के लिए गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने डिवाइस किए हुए हैं। जैसे कंप्यूटर मिस यूज एक्ट 1990 है। इसके अलावा बहुत सारे और भी मिस यूज के ऑर्डिनेंसेस मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। FIA मौजूद है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका स्पेसिफिकली जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी का जो सेल है वो मौजूद है। अगर आपको कोई भी इशू दरपेश है, कोई आपकी इंफॉर्मेशन हैक हो गई है या कोई भी फ्रॉड का हिस्सा आप बन चुके हैं, तो आप FIA के साथ रब्ता कर सकते हैं और उनके पास भरपूर पूरे रेंज मौजूद है कवानीन की
जिनकी मदद से वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे उस क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, और उनके पास पूरे एक्सपर्ट्स की टीम भी मौजूद है जो कि तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन करने की सलाहियत भी रखती है। जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं उनकी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि क्रिमिनल एक्ट जो हैं वो किस किस तरह के होते हैं, जो कि आम यूज़र को या आम शहरियों को इस तरह के फ्रॉड से बचाते हैं। मिसाल के तौर पे द थेफ्ट एक्ट 1968 जो फ्रॉड के बारे में है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, अगर ऑनलाइन डाटा आपका कोई मिस हैंडल हो गया है, कोई हैक हो गया है या आपके डाटे को किसी ने मिसयूज़ किया है तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट मौजूद है। 4G एंड काउंटरफेटिंग एक्ट मौजूद है। जालसाजी के बारे में एक्ट भी मौजूद है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, बच्चों के मिस अब्यूज़ के हवाले से अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई आपको मसला दरपेश है तो फिर इसके लिए पूरे कवानीन मौजूद हैं। पब्लिक ऑर्डर एक्ट या पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1986 जो रैशिस्ट मटेरियल के बारे में है। मिसाल के तौर पे कि एक जो ग्रुप है वो किसी दूसरे ग्रुप पे कोई इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दे या इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर दे, या मिसाल के तौर पे उनके खिलाफ कोई ऐसा नफरत अंगेज मवाद पब्लिश करना शुरू कर दे तो पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये बिल्कुल ऐसी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोई इंतहाई ओछे हथकंडे जो है यूज़ करना शुरू कर दे और अपनी दूसरी मुखालिफ पार्टी के खिलाफ कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करे या कोई पोस्टर लगाना शुरू कर दे तो फिर पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। द क्रिमिनल डैमेज एक्ट 1997 टू कवर फिजिकल डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम्स, अगर फिजिकली आपके कोई एसेट्स डैमेज हो गए हैं तो क्रिमिनल डैमेज एक्ट जो है वो आपकी रहनुमाई करेगा इन तमाम चीज़ों से टैकल होने के लिए। द कॉपीराइट डिजाइन्स एंड पेटेंट्स एक्ट 1988 एक और एक्ट है जो कि कॉपीराइट्स और पेटेंट्स के हवाले से काम करता है। पेटेंट्स के बारे में हम पहले वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि मिसाल के तौर पे आपने कोई मेडिसिन को फार्मूला ऐसा ईजाद किया जो कि आपकी कंपनी ने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या आपने बड़ी मेहनत से सालों की रिसर्च के बाद वो उसको ईजाद किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ही आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है कोई और कंपनी आ जाए और आपका डाटा जनाब लेके उड़ जाए और अपने नाम से पब्लिश करना शुरू कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए पेटेंट एक्ट मौजूद है जिसके तमाम राइट्स आपके पास मौजूद होंगे और कोई बंदा भी आपकी परमिशन के बगैर उस डाटा को यूज़ नहीं कर सकेगा। तो ये कुछ आज का डाटा था या आज के लेक्चर था जिसमें हमने कंप्यूटर मिसयूज़ और क्रिमिनल लॉज के बारे में देखा है। सबसे पहले तो हमने देखा कि कंप्यूटर मिसयूज़ जो है वो क्या हो सकता है या कंप्यूटर फ्रॉड क्या होता है और इसकी बेसिक कौन कौन सी टाइप्स हैं, जिनमें से हमने कोई कम से कम कोई 10-12 के करीब जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनका जिक्र किया है। ये जस्ट लिमिटेड सी हैं, जबकि ये एक बहुत वास्ट फील्ड है कंप्यूटर मिसयूज़ की या साइबर क्राइम्स की, जिसके बेपनाह पहलू हैं। उन तमाम को एक लेक्चर में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा हमने जो फ्रॉड्स हैं उनकी मेन 3 कैटेगरीज देखी हैं कि वो इनपुट फ्रॉड, आउटपुट फ्रॉड और प्रोग्राम फ्रॉड की सूरत में इन तमाम इश्यूज़ को कैटेगराइज किया जाता है। और फिर इन क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं इनसे प्रिवेंशन का तरीकाकार क्या है, कौन कौन से एक्ट मौजूद हैं दुनिया के अंदर जिनकी मदद से कोई भी जो वल्नरेबल है या जो भी बंदा इफेक्ट हो चुका है वो इससे कैसे छुटकारा पा सकता है। तो ये था ये आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको कोई इशू नहीं होगा इसमें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई एम्बिग्युइटी हुई तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे लाइव इंशाल्लाह उसको देखेंगे, डील करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।